हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद लर्नर्स में। देखिए फ्रेंड, जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी वो क्लास हमने लास्ट जो पढ़ी थी वो कल पढ़ी थी ना। और उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से यहाँ पर प्राचीन भारत का जो इतिहास था, सिंधु सभ्यता यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे इस्टेब्लिश हुआ और कब उसकी डेट वगैरह हमने ये चीज़ें वहाँ पे पढ़ी। ठीक है, देखिए आज हम ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, क्योंकि अब समय जो है बढ़ते रह रहा है और हमें हर चीज़ को लगभग हर सब्जेक्ट को साथ लेके निकलना है। इसलिए मैंने सोचा कि आज से आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी जाए, जिससे कि ज्योग्राफी भी हम पढ़ते रहेंगे आगे वो। तो अब काफ़ी अच्छा हमें एक वे चलता रहेगा हमारा, जिस वे पे हम निकल चुके हैं उस वे पे हमने काम करते रहना है। इसी तरीके से इस पे चीज़ें जोड़ते रहनी है ना। जैसे आज हमने ज्योग्राफी कर लिया, अब अगले उसमें इकोनॉमिक्स भी इसमें जोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम रेगुलर क्लासेज पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा एक अच्छा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होगी ये भी, और इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सबसे पहले तो। और हम अच्छी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे करके अपना एक डेवलपमेंट, हमारा जो माइंड का डेवलपमेंट होता है वो हमारा डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक है, तो देखो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत का जो भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हमारा टॉपिक ये है कि ज्योग्राफी यानी कि जो इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर है। जैसे हमने भारत का जो इतिहास है वो हमने पढ़ा कि हमने 3 भागों में उसे बांटा, इतिहास के बारे में हमने पढ़ा। अब इसका हम जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है यानी कि ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है कि इसका जो क्षेत्रफल है या उसका बनावट कैसी है या किस टाइप के उसमें क्या कहाँ पर उसकी अवस्थिति है, क्या है, इस तरीके से हम ये होता है इसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये है, जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की यानी कि टोटली जो इसका क्षेत्रफल होता है, कुल क्षेत्रफल अगर हम बात करें, ठीक है, जो इसका टोटल क्षेत्रफल था वो कितना है, ये है इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जो हमारा देश का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा देश का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद इसके भौगोलिक स्ट्रक्चर यानी कि जो इसकी आकृति है वो कैसी है, ये इसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। ठीक है, ये ध्यान रखना बात, कैसी चतुष्कोणीय यानी कि 4 कोण वाली इसकी आकृति उस टाइप की लगती है, यानी कि चतुर्भुजाकार। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी अवस्थिति की, अगर अवस्थी की बात करें, अवस्थिति जो है इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, हिंद महासागर के उत्तर में। यानी कि जो हिंद महासागर है यहाँ कहीं पे इस तरीके से, यहाँ हिंद महासागर और यहाँ कहीं ये हमारा क्या है, इंडिया, यानी कि इस क्षेत्र में इंडिया है, किस है, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करें देशांतरी विस्तार की, किसकी बात करें, देशांतरी विस्तार की बात करें, तो ये इसका कैसा विस्तार है, ये इसका देशांतरी विस्तार पूर्वी गोलार्ध पे है। ठीक है, ये हम इस पर बात करेंगे कि देशांतर क्या होता है और अक्षांतर क्या होता है, तो उस पर हम समझेंगे। ठीक है, देशांतरी विस्तार यानी कि इसका कैसा है, पूर्वी गोलार्ध में इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है, और अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें यानी कि जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, मैंने अक्षांश विस्तार है इसका, ये कैसा है, ये हम अक्षांश और देशांतर को पूरे विस्तार में पढ़ेंगे तो हम फिर उसमें समझेंगे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पे। ठीक है, ये इसका विस्तार कैसा है उत्तरी गोलार्ध में, जो अक्षांशीय विस्तार है वो कैसा है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उत्तर की ओर इसका इसका विस्तार है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके जो भूमि का विस्तार है, यानी कि ये जैसे ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बात करें, ये कितना है, 3,214 किलोमीटर इसका विस्तार है। और ऐसे ही पूर्व से पश्चिम में कितना है, 2,933 किलोमीटर इसका क्या है, विस्तार नीचे को है। अब विस्तार की बात ये हो रही है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, इस तरीके से अलगा अलगा वैसे ही समझ लो, जैसा ही बन रहा है समझने के लिए। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, तो जो ये इसकी बात हो रही है यानी कि ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है,
और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ये क्या हो गया, पूरब हो गया। ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, अगर हम अब ये बात हो रही है कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार कितना है, क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो विस्तार है, यानी कि यहाँ से ये नीचे की ओर ये विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर के आसपास इसका विस्तार है। ठीक है, यानी कि उत्तर से नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की दक्षिण की ओर। और दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर, ये क्या है, पूर्व है, यानी कि पूर्व से इस साइड को जो हमारा विस्तार होगा भूमि का, वो कितना है, 2933 किलोमीटर इसका क्या है, विस्तार माना जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। इस तरीके से विस्तार हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसकी जो अगला जो होता है कि इसकी अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात आती है। तो वो देखिए फ्रेंड, ये है अक्षांशी विस्तार की बात कर रहे हैं। देखिए हम ये जो हमारा मान लीजिए एक ग्लोब है, ठीक है, नहीं समझाने की कोशिश की है आपको, ऐसे एक छोटे से ग्लोब बनाकर। ये ग्लोब है जो ये हमारा मेन है। ये देखिए, ये रेखा हमने खींची है इस तरीके से बीचों बीच पृथ्वी के। ये इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री पे ये होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा इस रेखा को बोला जाता है। ठीक है, अगर हम और जो इससे अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे 23.5 डिग्री यहाँ पे कहीं ऊपर जाएंगे, तो ये क्या होती है, हमारी कर्क रेखा होती है। क्या होती है, कर्क रेखा होती है। और यानी कि ये उत्तरी है, ये पूर्वी हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, यानी कि उत्तर की ओर हम जाएंगे तो कितना, 23.5 डिग्री अगर उत्तर की ओर जाएंगे, यहाँ पे कहीं कर्क रेखा होती है। ठीक है, और अगर हम यहीं अगर नीचे की ओर आए, यानी कि थोड़ा सा दक्षिण की ओर आए, कितना, 23.5 डिग्री यहाँ पे भी आए, तो ये क्या होती है, हमारी मकर रेखा। ठीक है, यहाँ पे मकर रेखा होती है यहाँ पे। और बात आती है अब अक्षांशी रेखाओं की। तो अक्षांशी रेखाएं क्या है, ये रेखाएं जो, ठीक है, ये रेखाएं जो खींची गई है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर और दक्षिण में जो खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। ठीक है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर ये काल्पनिक रेखाएं जो समांतर, एक दूसरे के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांशी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आती ना आपको। ठीक है ना, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे, इसके अगर हम उत्तर की ओर चलें, तो ये जो काल्पनिक रेखाएं इस तरीके से खींची गई है, ये सारी रेखाएं क्या है, हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है ना, अक्षांश रेखाओं को यानी कि, और इस यहाँ पे कहीं पे कर्क रेखा है, और यहाँ कहीं पे 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है। ठीक है, ये भूगोल हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अक्षांशीय और देशांतर के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी मापन की, जो इसका मापन होता है वो किस पे लिया जाता है, अंश पे लिया जाता है, अंश या डिग्री पे। जैसे हमने यहाँ पे 23.5 डिग्री लिया है ना, ऐसे ही इसकी मापन, ये नहीं कि वहाँ पे कि उस पे होगा कि हम रेखाएं गिन रहे हैं, नहीं, इसकी जो होगी मापन वो किस पे होंगी, डिग्री पे होंगी या अंश पे होंगी। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। अब जो ये रेखाएं खींची जाती है, जो ये रेखाएं हैं, यानी कि एक दूसरे से ये इस तरीके से इनकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर प्रत्येक की दूरी होती है एक दूसरे से। ठीक है, ये ध्यान रखना बात। दो समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है, क्वेश्चन पेपर में पूछता है, तो वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर, दो समांतर रेखाओं अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी। और ये कितने, इनके बीच कितने डिग्री का गैप होता है, इनके बीच जो गैप होता है वो कितना होता है, 1 डिग्री का गैप होता है। ठीक है, कितने डिग्री, यानी कि एक रेखा जो होगी अगले 1 डिग्री के बाद खींची जाएगी, 1 1 डिग्री का गैप होता है। ठीक है, और टोटल जो इसकी रेखाएं होती है, अगर उत्तरी, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में बात करें, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में कितनी होती है, 89 जो होते हैं रेखाएं खींची जाती है यहाँ पे इस तरीके से, 89 रेखाएं इस साइड और 89 ये नीचे दक्षिण में, कहाँ पे, दक्षिण में। ठीक है, ये उत्तरी हो गया, उत्तरी में कितनी रेखाएं खींची गई है, 89, और दक्षिण में कितने हैं, यहाँ पे भी 89 है। ठीक है,
और जो एक जो रेखा होती है अक्षांश रेखा, ये विषुवत वृत्त पर खींची जाती है, यहाँ पे कहीं पे भूमध्य रेखा पे। ये एक ये हो गया। तो ये टोटल कितने हो गए? जो उत्तर में कितने खींचे हमने? 89 खींचे उत्तरी में, और दक्षिण में कितने खींचे? 89, और विषुवत वृत्त पे कितने खींचे? 1। ठीक है। तो ये कितने, इनको सबको ऐड करो, कितना हो गया ये? 8 9 हो गया, 179। ये क्या हो गया? हमारे टोटल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या होती है। ठीक है। पूछ लिया कि कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है कि हमें पता है 89 है, 89 नीचे, 89 उत्तर में और 89 दक्षिण में हम रेखाएं खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ देता है कि केवल उत्तर की दक्षिणी रेखा जो अक्षांशीय रेखा है उनकी संख्याएं बताओ। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे दोनों पे क्या है? बराबर है 89, और जो एक रेखा है वो विषुवत रेखा पे खींची गई है। ठीक है, 179। ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना? हाँ। तो देखो, अब ये तो हमारा क्लियर हो गया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। इसके बाद बात आती है ये देशांतर रेखाओं की। किसकी बात आती है? देशांतर रेखाओं की। तो देखो देशांतर रेखाएं क्या होती है। ये देखिए यहाँ पे, ये है हमारा जो है ग्लोब, मान लीजिए इस तरीके से है। ये अगर हम बात करें प्रधान यामोत्तर रेखा की, तो ये जो यहाँ पे पृथ्वी के बीचों बीच एक देशांतरी रेखा ये खींची गई है 0 डिग्री पे, इसे बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है। ये कैसी होती है? एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, जो ये क्या है? पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है। तो जो देशांतर रेखाएं होती है वो क्या होती है? ये प्रधान यामोत्तर यानी कि जो पूर्वी रेखा होती है, इसके पूर्व में इस तरीके से, या इसके पश्चिम में इस तरीके से जो असमांतर रेखाएं हैं, ये खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है। अगर हम बात करें, क्या है, क्या हो गया? पूर्व व पश्चिम में खींची गई काल्पनिक रेखाएं। ठीक है। किसके पूर्व और पश्चिम में? ये जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, यानी कि ये रेखा है, इसके पूर्व और पश्चिम में खींची गई असमांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं? असमांतर रेखाएं। कोई भी ये समांतर नहीं होती है, क्योंकि ये देखिए कोई इस तरीके से खींची गई है, किसी में कम है, किसी में बाकी है, तो दूरी समांतर नहीं है उसमें। ठीक है। जो ये असमांतर रेखाएं क्या कहलाती है? जो ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब जो इसकी एक चीज़ खास बात ये है कि जो ये ध्रुव, यहाँ ये ध्रुव है। ठीक है। ध्रुव है। अगर हम यहाँ से, इसकी दूरी क्या होती है? कम होती है। जो यहाँ पे इसको कम मिलेगी दूरी, और यहाँ पे क्या मिलेगी? अधिक मिलेगी, यहाँ बीच में। ठीक है। ये बीच में, ये जो एरिया है यहाँ पे बीच में, क्योंकि गैप ज़्यादा है, और यहाँ पे ध्रुवों पर क्या होगी? कम होगी। ठीक है। ये ध्यान रखना बात, दूरी। और अगर इनकी जो बीच की अधिकतम दूरी मानी गई है वो कितनी है? यानी कि इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 111.33 किलोमीटर इसकी दूरी मानी गई है। ठीक है। या इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है। अब ये समझ में आया होगा कि देशांतर क्या होता है। अगर हम जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो कैसा होता है? उत्तर में होता है। ठीक है। उत्तर और पूर्व में, यानी कि उत्तर और दक्षिण में जो खींची गई काल्पनिक। और देशांती विस्तार क्या होता है? ये प्रधान यामोत्तर रेखा के जो पूर्व और पश्चिम में खींची गई असमांतर रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है। ये इसका विस्तार होता है, जो हम इसके बारे में कल भारत के जो विस्तार है वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका विस्तार है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कितना है। आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है। ठीक है। कल हम अगली क्लास पढ़ेंगे। थैंक यू।